हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। मैं सी अमित पोपली वीकली न्यूज में, कॉर्पोरेट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हमारी ये न्यूज हर संडे को चलती है और जहां पर हम पूरे हफ्ते में होने वाली कॉर्पोरेट घटनाओं की जानकारी लेते हैं। ये न्यूज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जानकारी रखती हैं या अति आवश्यक है जो भी सीए, सीएस, सीएमए या फिर ऐसे ही और प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। आज 9 अप्रैल 2023 है। अब सवाल उठा कि सर आज इस हफ्ते की जो भी मेजर कॉर्पोरेट न्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं कि इस हफ्ते की कॉर्पोरेट न्यूज़ क्या क्या है। आइएगा, हमारे रडार पर जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है किसको लेकर। किसको लेकर? लो जी, सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास रिलायंस कैपिटल को लेकर। भाई साहब, ये रिलायंस कैपिटल तो मैं क्या कहूँ, एक ये बीरबल की खिचड़ी हो गई है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रिलायंस कैपिटल इंसॉल्वेंसी में है। जहां इंसॉल्वेंसी में इसके लिए बिडर इनवाइट किए गए। अब बिडर जब इनवाइट किए गए तो सबसे हाईएस्ट बिड जो लगाई थी वो लगाई थी टोरेंट ग्रुप ने, सॉरी। अब टोरेंट ग्रुप ने जब बिड लगाई तो बिड की प्रोसेस बंद हुई। उसके बाद हिंदुजा ग्रुप ने अपनी बिड लगा दी और वो बिड टोरेंट से भी ऊपर थी। मैं पिछली कॉर्पोरेट न्यूज में इस सीरीज को बता चुका हूं, इस घटना को बता चुका हूं। तो हुआ क्या कि टोरेंट के बाद हिंदुजा की जो बिड आई थी वो ऑक्शन खत्म होने के बाद आई थी। बट कमिटी ऑफ क्रेडिटर को आया, उन्होंने कहा भाई कमाल हो गई, पैसा तो ज्यादा मिल रहा है। बिड बेशक बाद में आई, पैसा तो ज्यादा मिल रहा है। उन्होंने कहा हमें तो हिंदुजा के साथ जाना है। बट वहां पे टोरेंट का कहना था भाई कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं। जब बिड की एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस हो गई खत्म, उसके बाद जब बिड आ रही है तो उसे एक्सेप्ट कैसे किया जा सकता है। नहीं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने कहा हमें तो उसी के साथ जाना भैया, हम तो क्योंकि हमें पैसा ज्यादा मिल रहा है। और इंसॉल्वेंसी में चलती किसकी? कमिटी ऑफ क्रेडिटर की। तो ले देकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब इस पूरी प्रोसेस में रिलायंस का जो टेक ओवर था, रिलायंस का मतलब रिलायंस कैपिटल का, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, वो डिले होता जा रहा था, होता जा रहा था और होता भी जा रहा है। Lenders of debt-ridden Reliance Capital may consider extending the deadline for completing the resolution process till 30th May। यानी कि अब लेंडर सोच रहे हैं कि दोबारा से एक सेकंड बिडिंग ऑर्गेनाइज की जाए, जहां हिंदुजा भी आ जाए, हिंदुजा वाला ग्रुप भी आ जाए और टोरेंट ग्रुप भी आ जाए। सबको मौका दिया जाए, दोबारा से बिड सबमिट करो, देखते हैं फिर कौन सी हाईएस्ट बिड आती है। तो इस चक्कर में प्रोसेस डिले हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है। अब ऐसा हो रहा है ना कि दो नाव पे सवार होने वाला कहीं ऐसा ना हो नीचे ही गिर जाए। और मुझे यही डर है कि कहीं टोरेंट ग्रुप भी हाथ पीछे खींच ले और हिंदुजा ग्रुप का चलो जी मैं अभी हाथ पीछे खींच रहा हूं। मुझे इसी का डर है, जितना ये डिले कर रहे हैं। अंदर की सेटलमेंट कुछ और हो तो पता नहीं, बट आने वाले समय में क्या होगा मैं अपडेट आपको करता रहूंगा कि हिंदुजा लेके जाते हैं या टोरेंट ग्रुप लेके जाते हैं। तो ये इस हफ्ते की पहली न्यूज थी दोस्तों। अब हम आते हैं इस हफ्ते की अगली न्यूज पर। एंजल ब्रोकिंग, आप में से कईयों का अकाउंट हो सकता है। एंजल ब्रोकिंग के अंदर डीमैट अकाउंट हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट शायद इन्हीं के पास है। मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आया है। अब क्या ये बहुत सीरियस है सर? डीमैट अकाउंट बंद करवा दें? ना भाई ना, बिल्कुल बंद करवाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट यस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। अब हुआ क्या है और मेरा खुद का भी डीमेट अकाउंट एंजल में है, पहले बता दूं तो। मगर ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कहूं कि डीमेट ही बंद करवा दो, ना ना ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्हें डांट लगी है, छोटी सी डांट लगी है, छोटी सी, ध्यान रखना, वर्ड छोटी पे ध्यान रखना। द एलिगेशन अबाउट द एंजल वंस पुअर सुपरवाइजरी एंड कंप्लायंस प्रैक्टिस रिगार्डिंग द ऑथराइज्ड पर्सन एनएसई लेट्स द ब्रोकर ऑफ विद अ वार्निंग। अब हुआ क्या है ये जो सुपरवाइजरी एंड कंप्लायंस प्रैक्टिस रिगार्डिंग द ऑथराइज्ड पर्संस, ये ऑथराइज्ड पर्संस कौन होते हैं? आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में कई बार टर्मिनल बने होते हैं। वो टर्मिनल पे लोग बैठ के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आप में आपके पड़ोसी भी शायद वहीं बैठ के ट्रेडिंग करते होंगे। तो ये जो ट्रेडिंग के टर्मिनल बने होते हैं ना, दे आर कॉल्ड ऑथराइज्ड पर्सन। ऐसे ही एंजल ब्रोकिंग भी अपनी फ्रेंचाइजीज बांटता है, ट्रेडिंग टर्मिनल बांटता है कि हाँ जी आप हमारे लिए ऑफिस खोलिए अपना, वहां लोगों को बुलाइए और स्टाफ इकट्ठा कीजिए और ट्रेडिंग टर्मिनल शुरू कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड ऑथराइज्ड पर्सन।
तो हुआ क्या कि एंजल ब्रोकिंग ऑथराइज पर्सन के थ्रू जो ऑर्डर्स आ रहे थे उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा था एंजल ब्रोकिंग। अब ये गलती एनएसई ने पकड़ी है, जिस पे इसे फटकार लगाई है कि आप शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके ऑथराइज पर्सन आपके अंडर काम करते हैं, बट whatever the transaction taking place through the authorized person, you yourself and you are not maintaining the proper account with regard to those transactions। लेक्यूना तो सीरियस है, बट अभी एनएसई ने वार्निंग देके टाटा बाय बाय कर दिया है। चलो जी, तो ये थी एंजल वन को लेकर। अब आप जो डीमेट करते हो ऐप से करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑथराइज पर्संस के थ्रू करते हैं वहां पे थोड़ी दिक्कत थी, तो इन्होंने ऑथराइज पर्सन के लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं। अब देखोगे, एनएसई हैज डिस्क्लोज अ लिस्ट ऑफ द ऑथराइज पर्सन whose registration has been cancelled by the exchange। Out of the 330 authorized person whose registration was cancelled, 60% केवल एंजल के थे। यानी कि एंजल का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू यहाँ पर चल रहा था। ऑथराइज पर्सन रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे थे, ना एंजल मेंटेन करवा रहा था उनसे, तो ये एक इशू चल रहा था। फिलहाल एंजल ब्रोकिंग की रिपोर्ट से आगे आते हैं और इस हफ्ते की अगली रिपोर्ट है कंपटीशन अमेंडमेंट बिल को लेकर। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको कंपटीशन अमेंडमेंट बिल के बारे में बताया था कि भारत में कंपटीशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, और इस बार जो कंपनी ये जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल है, इसके क्लॉज पे बहुत भारी चर्चा हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है उसका भी विषय में बता देता हूं। एक्चुअल में हमारा कंपटीशन एक्ट कहता है कि देखो, देश में कंपटीशन होना चाहिए, किसी की मोनोपोली नहीं होना चाहिए, किसी एक की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करता है जिससे कि कस्टमर का नुकसान होता है, तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, कितना 10% ऑफ टर्नओवर। ये हमारा कंपटीशन एक्ट कहता है। व्हेन आई से टर्नओवर, तो टर्नओवर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कंपनी ए लिमिटेड सीमेंट में भी है प्लस गारमेंट्स में भी है, सीमेंट के अंदर उसकी मोनोपोली है, तो सीमेंट इंडस्ट्री की केवल टर्नओवर ली जाएगी, रेलेवेंट टर्नओवर ली जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था एक्सेल इंडस्ट्रीज के केस में कि रेलेवेंट टर्नओवर ली जाएगी, मतलब सीमेंट इंडस्ट्री की टर्नओवर लो और उसके ऊपर 10% की पेनल्टी लगा दो। अब जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल जो पास हो गया है एंड लोकसभा के द्वारा, उसमें बड़ा घातक एक प्रोविजन है, मैं कहूंगा। वो घातक कैसे है? उसमें कहा है, ये एक्सेल क्रॉप केयर का केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिया था कि मुझे रेलेवेंट टर्नओवर लेनी है। बट अब जो नया कानून पास हुआ है, इसमें बड़ा ही अजीब एक क्लॉज डाल दिया है। वो कहते हैं कि द मोस्ट क्रूशियल चेंज दैट द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड इज टू इंक्रीज द मेथोडोलॉजी फॉर imposing the penalty on the enterprise that engage in any such act that contravene the provision of the law। अब पेनल्टी कितनी है? 10% ऑफ द ग्लोबल टर्नओवर भी इंक्लूड होगी। अभी तो कहते थे सीमेंट इंडिया में मोनोपोली की है, तो सीमेंट की जो इंडिया में टर्नओवर है हम उस पर 10% लगा देते थे। अब वो कहता पूरी ग्लोबल टर्नओवर, ग्लोबल टर्नओवर विदेशों में भी अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो वो भी इंक्लूड हो जाएगी। यस, अब इससे तो बहुत ही बड़ी पेनल्टी आएगी। अभी रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ने पेनल्टी लगाई थी किनके ऊपर? मारुति और ह्यूंडई, इनके ऊपर पेनल्टी लगी थी। नियर अबाउट 2500 करोड़ की पेनल्टी एक लगी थी। वो केवल रेलेवेंट पोर्शन लिया था इंडियन टर्नओवर का, जिसमें से 1500 करोड़ के करीब की पेनल्टी केवल मारुति के ऊपर लगी थी। अब तुम मारुति की इंटरनेशनल टर्नओवर भी लोगे तो ये पेनल्टी तो 10-15 हजार करोड़ में पहुंच जाएगी मारुति की। भाई क्या कर रहे हो तुम? बट अमेंडमेंट तो ऐसे ही है। तो फिलहाल जब तक अभी पूरी तरह से एक्ट नहीं बना, तो जब भी बनेगा तब तक क्या चेंज होगा वो देखने वाली बात है। बट चर्चा काफी गर्म है इस पे कि भैया ये अमेंडमेंट तो बड़ी अजीब है, क्योंकि एक बार किसी कंपनी पे पेनल्टी लग गई तो वो तो बेचारी कई सालों का प्रॉफिट ले उड़ेगी, लग रहा वो तो फिर तो क्या करने जा रहे हो ये। चलो खैर आगे देखते हैं। 10% पेनल्टी है यार, बहुत ज्यादा है। अगली खबर आती है, हाँ, यूपी में फ्लैट लेने वालों के लिए। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने को। रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में जल्द ही बूम एक्सपेक्टेड है एंड बट यूपी पहले ना महाराष्ट्र रेरा वो काम करता था,
ऐसा काम करता था कि माना जाता था कि भाई साहब बड़ी प्रोएक्टिव अथॉरिटी थी इनकी, रेरा अथॉरिटी। रेरा अथॉरिटी जिनको नहीं पता बता देता हूं क्या होता है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट हमारी सरकार लेके आई 2016 में। क्या होता था, बिल्डर पैसे ले लेके भाग जाते थे पहले। अब 2016 से जब ये रेगुलेशन लाई गई है, एक्ट लाया गया, तो इस एक्ट ने कहा कि आज के बाद बिल्डर पैसे लेके भाग नहीं सकते, और भागेंगे तो फिर भूल जाओ, बिल्डरी का काम भूल जाओ, वो हाल कर दिया जाएगा। इम्प्रिजनमेंट अलग होंगी, पेनल्टियां खूब लगेंगी। तो जितने भी खतरनाक बिल्डर थे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट विड्रॉ कर लिए थे रेरा आते ही, और जो बचे खुचे थे जिन्होंने नहीं अपनी मनमानी की, आज वो जेल में है। बेस्ट एग्जांपल जेपीए है आपके सामने। यूपी गवर्नमेंट, योगी सरकार है भाई, इन्होंने पेच टाइट कर दिया है बहुत जबरदस्त बिल्डरों के ऊपर। अब हुआ क्या है, जो भी यूपी में प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। रिसेंटली क्या हुआ कि रियल एस्टेट डेवलपर्स की एक मीटिंग बुलाई गई जो कि नॉन कंप्लायंस कर रहे थे। 51 में से 41 लोग उस मीटिंग में भी नहीं आए। आदतें बिगड़ी हुई है ना इन्हें, अभी लग रहा है योगी का डंडा लगा नहीं है। बट फिलहाल अब इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, इनके ऊपर पेनल्टीज इंपोज करने की बात की जा रही है, और इनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट की भी बात हो रही है। इनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ये लिस्ट आपको गूगल से मिल जाएगी कि कौन कौन से ऐसे 41 थे। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, यूपी के अंदर ही कर रहे हैं, तो ये 41 डेवलपर की जरा लिस्ट देख लीजिएगा एक बार। आप अपनी लिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके की कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हुए ये भी चेक कर लेना है ये चीजें भी, ठीक है जी, अगर यूपी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो। मतलब ये बिल्डर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनका वीक है, अदरवाइज इन्वेस्ट करो। रियल एस्टेट स्ट्रांग है, और यूपी रेरा अथॉरिटी भी स्ट्रांग है जो ऐसे एक्शन ले रही है जैसे महाराष्ट्र रेरा अथॉरिटी लेती थी। मैं डिस्करेज कहीं नहीं कर रहा, और ऊपर से सरकार के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, एंड हेड्स ऑफ टू देम, तो इज वेरी सुपर स्ट्रांग, और जो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इन चीजों का, और तभी इन स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है नॉन कंप्लाइंट के खिलाफ। तो डिस्करेज नहीं कर रहा, बट कह रहा हूं कि ध्यान रख लेना 41 बिल्डर्स कौन कौन से, उनका थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इस बार की कॉर्पोरेट न्यूज, एंड अगले हफ्ते की कॉर्पोरेट न्यूज के साथ हम दोबारा मिलेंगे सीए अमित पोपली के साथ। एंड तब तक हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।